हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्नेहा अग्रवाल और आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी वो आपके चैप्टर 1 रिसोर्स की थी, तो अब मैं बना रही हूँ चैप्टर 4 एग्रीकल्चर की। और अगर आपको चैप्टर 2 और चैप्टर 3 की चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उसकी भी बना लूँगी। ओके, तो जो एग्रीकल्चर है उसकी करते हैं। ओके, तो एग्रीकल्चर चैप्टर में जो है हम मेन, पहले आप मुझे ये बताइए आप एग्रीकल्चर से क्या समझते हैं ना। अगर कोई भी एग्रीकल्चर बोले तो आपके दिमाग में एकदम से क्या बात आती है? यही आता होगा, क्रॉप्स को ग्रो करना, जो फार्मर्स होते हैं विलेज में, है ना, और लैंड पे, ये सब चीज़ आती होगी जब भी हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं। तो यही सब टॉपिक्स हम एग्रीकल्चर में पढ़ने वाले हैं कि एग्रीकल्चर जो है एक टाइप की एक्टिविटी है जो कि विलेजेस में ज़्यादा होती है और इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा होती है, हर एक कंट्री से हिसाब से देखिए तो। और जो सबसे ज़्यादा इंडिया में काम किया जाता है वो एग्रीकल्चर ही किया जाता है और ये वर्क जो है फार्मर्स के द्वारा किया जाता है ना। ओके, तो हम पढ़ते हैं थोड़ा मेन चीज़ें क्या है कि हाँ, तो हम देखिए कुछ जो है ना, हमारी जो एग्रीकल्चर है वो 3 में डिवाइडेड है, 3 चीज़ों में डिवाइडेड है। एक होता है हमारा प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी और एक होता है हमारा टर्शियरी एक्टिविटी। ठीक है, मतलब ये 3 टाइप की एक्टिविटीज़ हैं। जो हमारा एग्रीकल्चर है ना वो हमारा एक टाइप का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, यानी जो पूरे इकोनॉमिकली होता है। और वो इकोनॉमिकली एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो एग्रीकल्चर का काम जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होके काम एग्रीकल्चर का होता है। ठीक है, तो जो ये एग्रीकल्चर में हमारे जो 3 पार्ट्स हैं इनके हिसाब से ही हमारे 3 जो एग्रीकल्चर है वो होता है। ठीक है, तो इन तीनों को बहुत अच्छे से याद रखना है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अब हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो हमारा एग्रीकल्चर है ना, एग्रीकल्चर हमारा एक टाइप का प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। कैसे प्राइमरी एक्टिविटीज़ है? मतलब है तो वो तीनों में डिवाइड, बट सबसे फर्स्ट स्टेप इज़ आर प्राइमरी एक्टिविटी। उसमें क्या होता है कि जब भी जैसे हमारा एक फील्ड है, ठीक है, ये फील्ड है, इस पर हमने क्रॉप्स ग्रो कर रखे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जो फार्मर्स हैं जब वो इस क्रॉप को ग्रो कर रहे होंगे और जब वो इस क्रॉप को, जब फसलें जो हैं जब उनकी उग जाएंगी तो वो उसको जब काटेंगे, है ना, हार्वेस्टिंग वगैरह सब करेंगे, तो वो हमारे किस में है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में। ठीक है ना, ये सब जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है ना ये कनेक्टेड होती हैं एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन से नेचुरल रिसोर्स के। मतलब क्या है, लाइक अगर मैं कॉटन की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो कॉटन को जब हम, इसका एग्रीकल्चर कैसे होता है पूरी डिटेल में बात करते हैं। पहले कॉटन का एग्जांपल लेके, ठीक है, तो जैसे कि अगर हम कॉटन का एग्जांपल लें तो सबसे पहले क्या होता है कि कॉटन जो है उसकी फील्ड में उसे ग्रो किया जाता है ना। ग्रो करने के बाद क्या होता है, उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, यानी उनको कट किया जाता है। हार्वेस्टिंग के बाद क्या होता है, हार्वेस्टिंग के बाद जो थर्ड स्टेप होता है वो क्या होता है कि वो उनको फिर जो क्रॉप्स को ग्रो करने के बाद हार्वेस्ट यानी काट दिया और फिर वो क्या करेंगे, हम जो मार्केट है वहाँ पे कॉटन को भेजेंगे, है ना, मार्केट नहीं सॉरी, वहाँ पे इंडस्ट्री में। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे होती है, लाइक जहाँ पे सारा कॉटन मिल्स वगैरह, टेक्सटाइल मिल्स, यहाँ पे हम भेजेंगे। ठीक है, तो ये 3 स्टेप हो गए कॉटन के। देन फोर्थ स्टेप क्या होगा, इंडस्ट्री में जाके पहले क्या होगा, इंडस्ट्री में जाने के बाद जो हमारा एक कॉटन है ना, ये वहाँ पे उसको मैन्युफैक्चर करेंगे। लाइक आपके जो मेडिसन्स में कॉटन आती है या किसी के लिए भी आती है, वो एकदम एक रैप हो गए ऐसे आती है ना, तो वो ऐसा रैप करके आपको देंगे। और फिर वो वहाँ जो इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री जो हमारा थर्ड स्टेप था, वहाँ से फोर्थ स्टेप क्या होगा, इंडस्ट्री वाले जो है वो इसको मार्केट, यानी जो आपकी लोकल मार्केट होती है वहाँ पे ये इसको भिजवा देते हैं। और फिर उस मार्केट से हमारा फिफ्थ स्टेप क्या होता है कि इस मार्केट से हम जो नॉर्मल पीपल हैं वो वहाँ से ख़रीद लेते हैं, यानी फिर उसकी आ जाती है बाय करने की, यानी फाइनल स्टेप होता है वो। ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स में हमारा जो एग्रीकल्चर है वो कंप्लीट होता है पूरा, हर स्टेप का यही होता है। ठीक है, तो हमारा जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है इनमें से जो फर्स्ट हमारा था ग्रो करना और जो सेकेंड हमारा हार्वेस्टिंग करना था, ये दोनों हमारे आते थे प्राइमरी में, यानी जब हम उनको सिर्फ ग्रो कर रहे हैं और हार्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर जब मैं बात कर रही हूँ कि वो इंडस्ट्री में जाएंगे और इंडस्ट्री में जाके वो क्या होंगे, मैन्युफैक्चर होंगे कुछ इस तरीके से। जब वो रैप हो जाएंगे तो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटी, जो सेकेंड वाला था हमारा। ठीक है, ओके, फिर इंडस्ट्री के बाद जब वो मार्केट में जा रहा है, इंडस्ट्री से जब वो मार्केट में जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह, यानी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और कुछ भी यहाँ पे नया चीज़ नहीं बन रहा है ना,
सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको हम बोल देते हैं हमारी टर्शरी एक्टिविटी। ठीक है, उस टर्शरी एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, जब ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको शॉर्ट में अभी सब इन तीनों के बारे में बताया, तो अब हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं। तो प्राइमरी एक्टिविटी जो है उसमें क्या होता है कि सिर्फ हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी जो कॉटन का फील्ड, जो सपोज़ कॉटन का फील्ड है तो उसमें से हमने कॉटन को पहले ग्रो किया, फिर उसमें से एक्सट्रैक्ट किया यानी निकाल लिया, और फिर क्या किया हमने उसको प्रोड्यूस भी तो किया, यानी पहले किया होगा। ठीक है, तो प्राइमरी एक्टिविटी के एग्जांपल्स क्या हैं, लाइक एग्रीकल्चर हो गया, उसमें हम ग्रो कर रहे हैं क्रॉप्स को, फिशिंग हो गया और गैदरिंग, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब सेकेंडरी एक्टिविटी के बारे में देखते हैं। तो जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है वो क्या होता है कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लाइक स्टील है, तो स्टील का कहीं पे पहले तो वो कुछ होता होगा ना, तभी तो वो स्टील बना है, फिर वो वहाँ से कहाँ जाएगा, किसी इंडस्ट्री में जाएगा, है ना, जो इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे जाएगा, उस इंडस्ट्री में जाके क्या होगा, वो मैन्युफैक्चर होगा, थोड़ा उसको लुक दिया जाएगा किस तरीके से वो आएगा, है ना, या फिर कुछ और होगा। अब जैसे मैं आपको बता रही थी कि कॉटन का एग्जांपल ले रही हूँ, तो कॉटन सिर्फ यही थोड़ा ना कि वहाँ के मेडिसिन में आपके कपड़ों में भी तो होती है, तो वो क्या होगा, वहाँ पे कॉटन क्लोथ्स जो हैं वो फिर जहाँ पे कपड़े बनते हैं उस इंडस्ट्री में जाएगा, और वहाँ पे क्या होगा, वो कॉटन आप देंगे सिर्फ उनको ऐसी वो इसका क्या बना देंगे, एक शर्ट बना देंगे, टॉप बना देंगे, ऐसे कुछ भी बना देंगे, है ना। तो ये क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसकी, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। ठीक है, और ये क्या है, फिर आता है हमारा टर्शरी एक्टिविटी क्या होता है कि जब हम क्या कर रहे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी ने मिलके जो काम किया है उसको हम जब एक जगह से दूसरी जगह, या फिर हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस यानी उसे उसकी सही जगह तक पहुंचा रहे हैं, लाइक इंडस्ट्री से हम क्या कहाँ लेके जा रहे हैं, मार्केट में, जहाँ से वो बिक सकते हैं, मार्केट से फिर हम क्या कर लेंगे, उसे बाय कर लेंगे, है ना, इसी के। तो जो टर्शरी एक्टिविटी है ना वो सपोर्ट करते हैं हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी को। कैसे, प्राइमरी जो है उसने ग्रो किया, सपोज ये फील्ड है, यहाँ पे कॉटन ग्रो हुई, सेकेंडरी ने क्या किया, उसकी शर्ट बना दी, है ना, ऐसे शर्ट बना दी, और वो शर्ट क्या हुई, फिर आपने उसको, इस शर्ट को हम कहाँ लेके गए, मार्केट्स में, बहुत सारी दुकानें होंगी लोकल में, वहाँ पे देख दी टर्शरी एक्टिविटी, तो यानी ये क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है, या फिर कुछ बैंक की सर्विस हो गई, ट्रेड होता है, ट्रांसपोर्ट करना, बैंक इंश्योरेंस वगैरह, ये सब जो है इसमें कोई मैन्युफैक्चर और ग्रोइंग वगैरह नहीं हो रहा है, ये सब डायरेक्ट क्या होती है, ये सब हमारी एक टर्शरी एक्टिविटी में आती है। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गया, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग करना, ये सब। ठीक है, ओके ना। अब जो हमारा एग्रीकल्चर है ना एक टाइप का, तो गाइस एग्रीकल्चर जो है ना वो एक टाइप की प्राइमरी एक्टिविटी है। अब प्राइमरी एक्टिविटी अभी मैंने आपको बताया जिसमें से हम एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन करते हैं, तो वो हमारा एग्रीकल्चर में आ गया। ठीक है, ओके नाउ ये इंक्लूड क्या करता है, मतलब एग्रीकल्चर में क्या क्या होता है, अब हम वो जानेंगे, क्योंकि टॉपिक हमारा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी नहीं है, वो टॉपिक हमारा एग्रीकल्चर है। पर अगर आपके एग्ज़ाम में आता है कि एग्रीकल्चर के बारे में कुछ भी लिखो, कोई भी क्वेश्चन है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इस चैप्टर से रिलेटेड है, तो आपको ये लाइन ज़रूर लिखनी है। मतलब कोई भी क्वेश्चन हो बस लिख दो कि एग्रीकल्चर जो है वो टाइप की प्राइमरी एक्टिविटी है, यहीं पे आपको 1 नंबर मिल जाता है। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा ना आंसर में कि टाइप की प्राइमरी एक्टिविटी है, तो आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चाहे कोई भी क्वेश्चन है, आपको बस ये लिखना है कि एग्रीकल्चर जो है वो टाइप की प्राइमरी एक्टिविटी है। ठीक है, ये चीज़ समझ आए कि नाउ अब इसमें होता क्या क्या है कि इसमें ना हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, और रियरिंग करते हैं लाइफ स्टॉक्स की। मतलब हम इसमें क्या करते हैं, ग्रो करते हैं क्रॉप्स को। ठीक है, और क्या होता है कि हमारा जो वर्ल्ड है ना, यानी पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, इंडिया की नहीं हो रही है, पूरे वर्ल्ड की। तो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 50% ऑफ पर्सनस, 50%, वैसे 50 नहीं है, अब तो ये 60% है मेरे ख्याल से, बट आप 50 लिखे, जो भी आपकी बुक में आप वो लिखे। तो 50% जो है, इतने सारे लोग, मतलब दुनिया की जो आधी आबादी है हमारी, वो सिर्फ एग्रीकल्चर एक्टिविटी करती है। लाइक अगर 8 बिलियन, सब मेरे ख्याल से 8 बिलियन है, तो उसमें से जो 4 बिलियन है वो एग्रीकल्चर से ही इन्वॉल्व है, बाकी सारे तो अलग काम करते हैं। ठीक है, तो जो 50% पीपल्स हैं वो क्या है, हमारे इंगेज्ड है एग्रीकल्चर एक्टिविटी में। और जो 2/3 इंडिया की पॉपुलेशन है, 2/3 इंडिया की पॉपुलेशन है, यानी 50% से भी ज़्यादा, अप्रॉक्सली हम बोल सकते हैं कि 70% आबादी जो है, इंडिया की बात कर रही हूँ मैं, वो करते हैं एग्रीकल्चर। ठीक है, 70% तो एग्रीकल्चर के जो लोग हैं वो इंडिया में ही करते हैं हमारे।
ठीक है। ओके, नाउ फेवरेबल टोपोग्राफी की मैं बात करूँ, यानी एग्रीकल्चर के लिए हमें क्या क्या ध्यान में रखना पड़ता है, एग्रीकल्चर कहाँ पे मेनली अच्छे से होता है, तो उसके लिए सॉइल, क्लाइमेट, ये सब जो है कुछ ऐसी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं जो जहाँ पे हम ज़्यादा जगहें देखते हैं। लाइक अगर सॉइल जहाँ की एलुवियल सॉइल, आपने डिफरेंट टाइप्स की सॉइल पड़ी होगी, एक एलुवियल पड़ा होगा, एक ब्लैक सॉइल पड़ा होगा, एक एरिड सॉइल पड़ा होगा, एक फॉरेस्ट पड़ा होगा, बहुत सारे नेम्स हैं। तो जिस मतलब सॉइल्स जो है हमारे और क्लाइमेट, वो डिपेंड करते हैं किस टाइप का क्रॉप होगा। लाइक अगर मैं बात कर रही हूँ कॉटन की, तो ये उसको क्लाइमेट कैसा चाहिए, यानी जहाँ गुजरात है, महाराष्ट्र है, वहाँ पे ज़्यादा ग्रो होता है, तो वहाँ का जैसे क्लाइमेट है वैसे ही कॉटन को चाहिए होता है। अब कॉटन किस पे ग्रो होता है, कौन सी टाइप की सॉइल उसे चाहिए, उसे बस एक ब्लैक सॉइल चाहिए, बस, और कोई सॉइल नहीं चाहिए, ठीक है। ओके, नाउ जो लैंड है हमारी ऑन विच द क्रॉप्स ग्रोन होता है, उसको हम बोलते हैं अरेबल लैंड। लाइक ये मेरी एक फील्ड है, इस पर मैंने सपोज कोई भी क्रॉप ग्रो किया, लाइक मैंने टी का क्रॉप ग्रो किया, टी का, ठीक है। तो इसका अगर क्रॉप मैं ग्रो कर रही हूँ, तो ये लैंड मेरी कैसी लैंड है, ये मेरी एक अरेबल लैंड है। 1 मार्क क्वेश्चन, ये रहा 1 मार्क है, याद रखिएगा प्लीज़, अरेबल लैंड जो कि ग्रो होती है हमारी, ठीक है। ओके, नाउ इन दी मैप यू कैन सी डेट एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो है वो कंसनट्रेट होती है इन दोज रीजन्स वेयर सुटेबल फैक्टर्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप एक्सिस्ट, यानी ज़्यादातर एग्रीकल्चर एक्टिविटी उसी रीजन में होती है जहाँ पे ज़्यादा फैक्टर्स हैं। एक सॉइल है, ठीक है, क्लाइमेट है, और अवेलेबिलिटी है, यानी जो हमें चाहिए टाइप का क्रॉप वो है या नहीं है, और वहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है, ठीक है। और भी बहुत कुछ है, ये आप पढ़ेंगे ना अच्छे से, क्लास 10 की SST में पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो तब तक के लिए बस इतना ही जानिए कि अभी तो सॉइल और क्लाइमेट ही इम्पॉर्टेंट है। नाउ ओके, यहाँ पे आपको थोड़ा एग्रीकल्चर के बारे में एक वर्ड ओरिजिन भी दिया है, उसे भी पढ़ लेते हैं। क्या बोले कि जो वर्ड एग्रीकल्चर है वो डिराइव हुआ एक रिलेटेड वर्ड से जिसका मतलब है एगर या एग्री, और उसका मतलब क्या है, एगर और एग्री का सॉइल, एंड कल्चर मीनिंग कल्टीवेशन। तो सॉइल जो है उसका मीनिंग एंड कल्चर, वो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, हमारा कल्टीवेशन, यानी ये सब इंपॉर्टेंट है हमारे एग्रीकल्चर के लिए। तो इसी को इसलिए वर्ड ऑरिजिन में एगर और एग्री का मतलब यही दिया गया है। तो देखिए ये चीज़ें जो है, ये हमारा वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है अरेबल लैंड का, मतलब कि जो ग्रीन पोर्शन है वो अरेबल लैंड वहाँ पे होती है, यानी जहाँ पे क्रॉप्स जो है हम ग्रो कर सकते हैं उस जिस लैंड पे, है ना। अभी मैंने बताया था 1 मार्क क्वेश्चन था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अरेबल लैंड का। तो देखिए यहाँ पे ये जो एरिया है, यहाँ पे है क्रॉप्स जो है वो ग्रोन हो सकते हैं यहाँ की लैंड पे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ इस एरिया की, तो यहाँ पे देखिए वाइट है, यानी यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो नहीं हो सकते, पर ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ क्रॉप्स ग्रो हो सकते हैं। देखिए इसके इधर इतने पोर्शन में हो सकता है, इतने में नहीं हो सकता, ऐसे इसके इतने पोर्शन में हो सकता है और इसके इतने पोर्शन में, यानी कुछ कुछ पोर्शंस हैं जहाँ पे सिर्फ ग्रो हो सकता है, जैसे ये है यहाँ पे ग्रो नहीं हो सकता। तो ये चीज़ है अरेबल लैंड के बारे में, ठीक है। ओके, अब आ रहा है एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके इसी चैप्टर का, जो कि 5 मार्क्स ले जाता है आपके जिस चैप्टर के, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, बट इससे 1 मार्क्स बहुत उठ के आते हैं इस वाले चैप्टर से और इस वाले टेबल से भी, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा इसको, मैं आपको ना पूरी वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताती जाऊँगी, तो जस्ट बस स्टे ट्यून और वीडियो को देखते रहिए और समझते रहिए, ठीक। ओके, अभी मैंने आपको बताया कि एगर वर्ड जो है हमारा, उसका मतलब क्या था, कल्चर था, है ना। तो ये जो वर्ड हमारा कल्चर है ना, इसके आगे हम बहुत सारे वर्ड्स लगा सकते हैं, लाइक ये देखिए, कल्चर को अगर हम प्लस करते हैं एग्री से, तो वो क्या बन जाता है, एग्रीकल्चर, ठीक है। देन हम अगर सेरी प्लस कल्चर करते हैं तो सेरी कल्चर, पीसी प्लस कल्चर पीसी कल्चर, विटी प्लस कल्चर विटी कल्चर, हॉर्टी प्लस कल्चर इज़ हॉर्टिकल्चर, ठीक है। ये 5 टाइप के कुछ कल्चर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक एक करके देखते हैं। देखिए जो हमारा एग्रीकल्चर है वो क्या है, साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, यानी अब देखिए जो इसको फार्मिंग करनी, एग्रीकल्चर करना नहीं आता, क्या वो ग्रो कर सकते हैं, आप किसी के भी खेत पे जाके कोई भी क्रॉप ग्रो कर सकते हो, नहीं, उसके लिए एक साइंस लगती है, उसकी एक आर्ट है। हर किसी, आप पेंटिंग जो कर सकते हैं, कि आप वो पेंटिंग कर सकते हो, नहीं, वही टाइप ये डिफरेंट आर्ट है।
है ना। आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, कोई मतलब आप कुछ और हो लाइक डॉक्टर हो, पर आपके इंजीनियरिंग कर सकते हो, नहीं कर सकते। वो एक डिफरेंट टाइप की आर्ट है। तो हर तरह की डिफरेंट डिफरेंट आर्ट है जो कि कोई भी इजीली नहीं कर सकता, वो हमें करना पड़ता है। तो एग्रीकल्चर भी एक साइंस है, आर्ट है, कल्टीवेशन की आर्ट है वो। हाँ, सॉरी गाइस, एक्चुअली मैंने वीडियो में ही हाँ बोल दिया। एक्चुअली माई मॉम इज़ कॉलिंग मी। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा, एग्रीकल्चर जो है वो एक साइंस और आर्ट है कल्टीवेशन की ऑफ द सॉइल की, जिसमें और क्या हो सकता है, हम क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, लाइफ स्टॉक की रियरिंग कर सकते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, फार्मिंग। एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो नोन एज फार्मिंग। ठीक है, नाउ ये तो हमारा एग्रीकल्चर की बात हुई। अब हम देखते हैं ज़रा सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर क्या है, ये आपके 1 मार्क में पूछे जाएंगे पक्का। ठीक है, और पिसीकल्चर और हॉर्टिकल्चर ये दोनों तो आते ही आते हैं 1 मार्क्स में दोनों। तो ठीक है, 2 मार्क्स तो ये होगा आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो सेरीकल्चर क्या है कि हम जिसमें रियरिंग करते हैं सिर्फ सिल्क वॉर्म की। किसकी करते हैं, सिल्क वॉर्म की। और वो हमें क्या देती है, फिर फार्मर्स को वो इनकम देती है, तो एक सप्लीमेंट इनकम है। ठीक है, अब सेरीकल्चर की बात, वो पिसीकल्चर की बात करूँ मैं, सॉरी। तो पिसीकल्चर जो है वो फ़िश के लिए होता है, सेरी हमारा है सिल्क वॉर्म के लिए। ठीक है, पिसीकल्चर नाम से लगे थोड़ा फिश से रिलेटेड है, तो जिसमें हम फ़िश को ब्रीडिंग करते हैं, जो कि टैंक्स पॉन्ड्स कंस्ट्रक्ट होता है, वो पिसीकल्चर में आगे। और विटीकल्चर में ग्रेप्स का ही होता है। ठीक है, और हॉर्टिकल्चर आपको पता ही है, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, इन सब के लिए हम यूज़ करते हैं हॉर्टिकल्चर को। ओके, तो अब हम ज़रा देख लेते हैं फार्म सिस्टम कैसा है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो है ना और फार्मिंग दोनों एक तरह के सेम ही है, एक ही तरह का सिस्टम है दोनों में, पर थोड़ा सा जो चेंज है हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट इनपुट्स दोनों में ही लगते हैं, एग्रीकल्चर में भी और फार्मिंग में, जो दोनों इनपुट्स हैं वो क्या है, सीड्स। क्योंकि सीड्स के बिना तो कोई भी आप क्रॉप ग्रो ही नहीं कर सकते, है ना। और फर्टिलाइज़र नहीं डालोगे तो उसमें क्या कुछ भी हो सकता है ना। मशीन्स के बिना तो मतलब पहले हैंड से करते थे, बट अब मशीन्स आ गए जिससे काम और इजी हो गया। एंड लेबर जो है उन्होंने काम क्या कर दिया, और आसान कर दिया। जितने ज़्यादा लेबर्स होंगे उतना जल्दी काम फास्ट होगा। ठीक है, ओके। तो जो कुछ ऑपरेटर्स इन्वॉल्व होते हैं, लाइक किस किस टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, मतलब क्या क्या काम होता है जब एग्रीकल्चर फार्मिंग होती है। तो सबसे पहले होता है सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, ये सब होते हैं। ठीक है, वीडिंग क्या होता है आप पढ़ चुके होंगे साइंस में, है ना। वीडिंग क्या होता है, जो थ्रो कर देते हैं जब हम वेस्ट जो मटेरियल्स होते हैं। हार्वेस्टिंग भी पता है, सोइंग भी पता होगा, इरिगेशन यू नो वेरी वेल। ठीक है, नाउ आउटपुट्स क्या है, ये तो हमारे जो इनपुट्स लगते थे वो थे। आउटपुट में हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है क्रॉप, वूल, डेयरी, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, ये सब मिलता है। ठीक है, अब ये जो चार्ट है ना, इसको समझते हैं ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी चैप्टर करके और बिना डिटेल कोई सेंस नहीं है ना चैप्टर का। ओके, तो हम देखते हैं पहले कि अरेबल फॉर्म पे, अरेबल फार्म है लैंड, उस पर कैसा फार्म सिस्टम होता है। तो देखिए प्रोसेस क्या है कि पहले तो हम हैं ऑफकोर्स, एक तो फार्मर होगा ही होगा, है ना। अब उसमें पहले इनपुट्स लगाए जाएंगे। तो इनपुट्स क्या है, पहले मशीन चाहिए, सीड्स चाहिए और केमिकल्स चाहिए। ठीक है, तो ये तो हम 3 हो गए हमारे इनपुट्स। उसके बाद क्या होगा, वो ये क्या कर रही है, ये स्प्रे कर रही है क्रॉप्स जो हैं उस पर। क्या कर रही है, क्रॉप जो स्प्रे करते हैं पेस्टिसाइड्स वगैरह सब शो कर रही है। फिर आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट में क्रॉप मिलेगा, उसको जब भी हटा कर रख देंगे। ठीक है, अब यहीं अगर हम एक फ़िज़िकल ह्यूमन फार्म इनपुट देखें, यानी जिसमें सब कुछ का काम होता है, सिर्फ इन नॉर्मल इनपुट्स और आउटपुट्स नहीं होते, फिजिकल इनपुट्स होते हैं और ह्यूमन का इनपुट्स होता है। तो वो क्या है कि ये जो ह्यूमन है, इसके केमिकल्स वही डालेंगे, मशीनरी, लेबर, स्टोरेज, ये तो सब कॉमन। बट एक स्टोरेज नया है ना, स्टोरेज में क्या है कि वो वहाँ पे स्टोर करके रख सकता है कि ज़्यादा हो जाए। तो ये तो हुए हमारे ह्यूमन के इनपुट्स। अब फिजिकल इनपुट्स क्या है कि रेनफॉल होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर मैं राइस वाली क्रॉप की बात करूँ, तो राइस में ना रेनफॉल हमें चाहिए होती है कम से कम 27 डिग्री, कुछ ऐसा नहीं, 27 डिग्री नहीं, एक्चुअली आई डोंट नो रियली, मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैंने पढ़ा था अभी बट मैं भूल गई। ओके, लीव इट। तो फिज़िकल इनपुट्स जो लगते हैं कि सनशाइन होनी चाहिए तभी तो अच्छे से ग्रो करेगा, टेम्परेचर भी चाहिए, स्लोप भी होना चाहिए। स्लोप क्या होता है, ऐसा स्लोप होता है, जितनी ज़्यादा स्लाइडिंग उतना ज़्यादा स्लोप, और जितना स्ट्रेट होगा लाइक यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे देखिए स्लोप थोड़ा कम है इसके मुताबिक, है ना। और अगर मैं बात करूँ स्लोप की ऐसे, तो इसमें तो स्लोप बहुत हल्का, और बिल्कुल स्ट्रेट तो इसमें तो स्लोप ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि इसमें तो कोई स्लोप ही नहीं है ना। ओके, ना सॉइल, स्लोप, ये सब रेनफॉल, ये सब हमारे फिजिकल इनपुट्स हो गए, जो ह्यूमन के इनपुट्स नहीं हो सकते कभी। ठीक है,
ओके, अब ज़रा देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो एक और चीज़ बता दूं मैं आपको दोस्तों कि जो हम ये टाइप्स ऑफ फार्मिंग अब टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, यही सेम आप क्लास 10th में पढ़ेंगे। तो आप क्लास 10 में पढ़े से अच्छा अभी पढ़ लें 8th क्लास में अच्छे से, है ना। तो इसलिए अभी जो मैं आपको बताऊंगी वो आप अच्छे से पढ़िएगा, ताकि क्लास 10 में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना होए और आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो फार्मिंग जो है वो प्रैक्टिसाइज्ड इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशन। अब जो हमारी फार्मिंग है वो कुछ कंडीशंस पे डिपेंड कर दी जियोग्राफिकल। लाइक अभी मैंने आपको बताया कि डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, यानी अगर हमारा एक कॉटन क्रॉप है तो ये मार्केट में कितने का बिकेगा, और फिर मैं मार्केट वाले को जब दूंगी तो वो उसको जब बाय करेंगे हम नॉर्मल पीपल, तो वो कितने में जाएगा, है ना। और क्या है, लेबर है, टेक्नोलॉजी, फार्मिंग, सब कुछ लगता है इसमें। तो मेनली जो हमारी फार्मिंग है वो 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, एक होती है हमारी सब्सिस्टेंस और एक होती है हमारी कमर्शियल। ठीक है, ओके। अब जो सब्सिस्टेंस वाली है ना वो भी 2 होती है। एक तो सिर्फ ये सब्सिस्टेंस हो गई, एक होती है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। ठीक है, यानी एक टाइप की 3 फार्मिंग्स आप मान सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सब्सिस्टेंस हम देखते हैं, इसका नाम बहुत अजीब है। ओके, तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है कि एक टाइप की फार्मिंग होती है जिसमें ना जो फार्मर की नीड्स है, यानी जिसमें जो फार्मर है सिर्फ अपनी नीड्स तक के लिए ही वो करता है, कोई एक्स्ट्रा सेविंग इसके लिए नहीं। लाइक अगर मेरा जो सपोज़ कीजिए कि अगर आपके महीने का सिर्फ 100 रुपीज़ का खर्चा होता है, सिर्फ एक महीने का सिर्फ 100 रुपीज़, तो वो इस महीने के लिए कुछ ऐसा क्रॉप ग्रो करेगा जिससे उसके सिर्फ 100 ही हो, कुछ एक्स्ट्रा वो अपना नीड नहीं देगा। ठीक है, जितनी उसकी फैमिली की रिक्वायरमेंट या नीड है वो बस उतना ही उसके लिए फार्मिंग करेगा। ठीक है, ट्रेडिशनली इसमें क्या हो रहा है, फिर लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी लगेगी, है ना। और ये क्या होगा, फिर स्मॉल इनपुट पे होगा, ज़्यादा बड़े उस पर नहीं होगा लेवल पे। तो ये वाली सब्सटेंस जो है वो 2 में डिवाइडेड है, एक इंटेंसिव और एक प्रिमिटिव। पहले इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग देखते हैं। उसमें क्या होता है कि जो फार्मर्स है ना वो एक छोटे से प्लॉट पे, सपोज़ आपका एक गार्डन है। अब गार्डन हमारा जो होगा, हम तो मिडिल क्लास से छोटा होगा, तो स्मॉल प्लॉट है, उस पर क्या है, सिंपल टूल्स, जो कि बहुत हल्के टूल्स है, ज़्यादा बड़े, क्योंकि हम अब बड़े आउटपुट पे नहीं करते ना सब्सिस्टेंस में। अभी बताइए कि हम लो लेवल्स पे करते हैं ना, स्मॉल आउटपुट भी आता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, स्मॉल प्लॉट लिया और सिंपल टूल्स लिए और ज़्यादा लेबर, क्योंकि जितने ज़्यादा लेबर उतना जल्दी वर्क, भले ही स्मॉल है काम, भले ही प्लॉट भी स्मॉल है, स्मॉल आउटपुट आएगा, सिंपल टूल्स हैं, बट फिर भी ज़्यादा लेबर तो जल्दी काम होगा और ज़्यादा नंबर ऑफ़ डेज जो हैं वो नहीं लगेंगे। ठीक है, पर क्लाइमेट के हिसाब से कभी ज़्यादा दिन लग भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि सनशाइन, सॉइल परमिट हमें करती है, तो हम इस क्लाइमेट क्या है, कभी बारिश हो गई उस दिन नहीं चाहिए, उस दिन ख़राब होगी, तो इसलिए हमें ज़्यादा दिन भी लग जाता है। अब राइस जो है सबसे इम्पॉर्टेंट क्रॉप है, और अदर क्रॉप्स भी हैं लाइक वीट, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड, ये सब है। इन सब के बारे में ना एक एक करके आप बहुत ही ज़्यादा डिटेल में क्लास 10th में पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल में। राइस, वीट, मेज, पल्सेस के बारे में तो अभी भी शायद होगा इन सब के बारे में, बट इतना ज़्यादा डिटेल्स में नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं जरा प्रिमिटिव के बारे में। तो एक ही लाइन है कि जो ये इंक्लूड करती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, नोमैडिक हर्डिंग की जाती है, ज़्यादा कुछ नहीं किया जाता। ठीक है, अब ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है और नोमैडिक हर्डिंग क्या है ना, इसको जानते हैं। ठीक है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये जो है बहुत, जहाँ जैसे ट्रॉपिकल एरिया है, अफ्रीका है, अमेज़न बेसिन, जो ज़्यादा कम फॉरेस्टेड एरियाज़ है ना, वहाँ पे हम इसको करते हैं। ठीक है, और इसके लिए क्या चाहिए, हैवी रेनफॉल चाहिए एंड क्विक रीजनरेशन चाहिए और वेजिटेशन का, यानी बहुत जल्दी जहाँ पे क्रॉप्स जो हैं वो ग्रोथ कर सकें। ठीक है, देन ये जो एशेस बचती हैं बाकी, अच्छा शिफ्टिंग कल्टीवेशन में और क्या होता है कि जो देखिए मैं प्रोसेस बताती हूँ। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, सिंपल सा है कि ये मेरा प्लॉट है, ठीक है, इस पर क्रॉप्स ग्रो हो गई थी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको ना पूरा इस पर उसको साफ़ कर दिया, यानी इस पर एक भी ये घास नहीं बची, इसको मैंने साफ़ कर दिया। तो जो प्लॉट है वो क्या है, बचा ऐसे खाली रह गया। अब क्या होगा, इस पर मैं ना जो एशेज़ है वो बची, उसमें ना मैं सॉइल क्रॉप्स ये सब मिक्स कर दूँगी। तो दोस्तों मैं आपको ना दोबारा बता देती हूँ एक बार कि ये एशेज़ और ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके क्लास 10 में भी आएगा, तो इसलिए अभी समझ लीजिए अच्छे से। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है कि ये ना एक ऐसे एरियाज़ में होता है जहाँ पे जो थिकली फॉरेस्टेड एरियाज होते हैं, ऐसे जैसे कि आप यहाँ एक सेकेंड ये देख सकते हैं,
ऐसे थिकली फॉरेस्टेड एरियाज़ में ये होता है, ठीक है। और क्या, जैसे कि एग्जांपल्स में मैं आपको बताऊं तो अमेज़न बेसिन है, एक ट्रॉपिकल अफ्रीका है, यहाँ पे ऐसी जगहों में होता है, ठीक है। अब या शिफ्टिंग कल्टीवेशन को करने के लिए प्रोसेस क्या है, और इसको ना शिफ्टिंग कल्टीवेशन का हम एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ठीक है। तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में क्या होता है, देखिए आप स्लैश और बर्न से समझ रहे होंगे कि पहले से काटना और फिर उसे जला देना, है ना। तो यही होता है कि सपोज़ ये एक फील्ड है, ठीक है, इस पर क्रॉप्स हैं कुछ। अब ये क्रॉप्स क्या हो रहे हैं कि इनको ना, ये प्लॉट ऑफ लैंड जो है, इसमें जो कुछ ट्रीज़ हैं, इनको मैंने जला दिया, इसमें आग लगा दी और इनको जला दिया, ठीक है। अब इनको जलाने के बाद क्या हुआ होगा, ये जो प्लांट्स थे ये तो हट गए, क्या बचा, ये जो प्लॉट था इस पर अब सिर्फ एशेस बच गए। अब ये जो एशेस हैं ये किसके साथ मिक्स हो जाएंगे, सॉइल के साथ। सॉइल किसके साथ क्यों मिक्स होंगे, क्योंकि सॉइल भी तो थी उसमें, सॉइल पे ही तो हमने क्रॉप ग्रो किए थे, तो जो एशेस बचे वो सॉइल पे बचे होंगे, तो वो एशेस किसके साथ मिक्स हो जाएंगे, सॉइल के साथ। और फिर उस सॉइल में क्या थे, किस टाइप के क्रॉप्स हम ग्रो करना चाह रहे थे, मेज़, यान, पोटैटो, कैनासा, इस टाइप के क्रॉप को हम ग्रो करना चाहते थे। तो अब क्या होगा कि जब हमारी जो सॉइल है, जब एशेस जो है वो मिक्स हो जाएगी, तो जो सॉइल है ना वो अपनी फर्टिलिटी लूज़ कर देगा, जो सॉइल है वो अपनी फर्टिलिटी लूज़ कर देगा, और जो लैंड है उस पर एक न्यू टाइप का प्लॉट वो बन जाएगा, जिस पे फिर हम इजीली खुद ग्रो कर सकते हैं। तो यही होता है कि जैसे आप कहीं ज़ू हो जाते होंगे तो आपने देखा होगा जहाँ नेचुरल हैबिटेट होता है कि वहाँ पे प्लॉट ऑफ लैंड पे एकदम पूरा जला दिया जाता है, वहाँ पे सिर्फ एशेस बचता है, फिर वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है, और वहाँ पे सिर्फ क्या होता है, सॉइल जो अपनी फर्टिलिटी लूज़ कर देता है, तो वहाँ पे क्या होता है, फिर क्रॉप्स खुद ग्रो करने लगता है। तो इसी को हम बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ठीक है। अब हम समझते हैं नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है, क्योंकि प्राइमरी सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है वो दो चीज़ें इंक्लूड करता है ना, एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग। ये तो आपने देख लिया, अब हम देखेंगे नोमैडिक हर्डिंग। तो नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है, ये ना सेमी एरियड एरियाज में होता है। सेमी एरियड मतलब एरिड रीजन, एरिड सॉइल मैंने आपको बताई थी, एक सॉइल होती है जिसका नाम होता है एरिड, पर एक सेमी एरिड भी होता है, ठीक है। तो जहाँ सेमी एरिड रीजन्स हैं वहाँ पे नोमैडिक हर्डिंग होती है, लाइक सहारा डेजर्ट है, सेंट्रल एशिया है, ये कुछ जगहें हैं जहाँ पे ये होता है, ठीक है। ओके ना, और भी जैसे जगहें हैं, राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, इस टाइप के। अच्छा, अब ये टाइप की फार्मिंग में होता क्या है, इस टाइप की फार्मिंग में जो हर्ड्समैन होते हैं ना, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अपने एनिमल्स के साथ। क्या, ये सपोज़ ये 2-3 इंसान हैं, हर्डर्स हैं, ये हर्डर्स जो हैं क्या करते हैं, इनके साथ जो इनके एनिमल्स हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, किसके लिए, फूड के लिए, फॉडर के लिए, वाटर के लिए, इन सब के लिए, ठीक है। एंड ये क्या करते हैं कि इस टाइप की मूवमेंट जो ये हर्डर करते हैं फॉडर एंड वाटर के लिए, इस टाइप की मूवमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल किस लिए होती है, तो क्लाइमेटिक कॉन्स्टेंट एंड टेरेन के लिए, यानी क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा होगा वो भी उनको झेलना पड़ेगा, टेरेन वगैरह ये सब भी है ना, तो इन सबको, ये सब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड जैसे कि शीप है, कैमल या गोट्स, ये सब जो है वो रियर्ड होते हैं, रियरिंग करते हैं, एंड ये प्रोवाइड हमें क्या करेंगे, फिर हमें प्रोवाइड करेंगे मिल्क, मीट, वूल, हाइट्स एंड अदर प्रोडक्ट। तो नोमैडिक हर्डिंग में यही होता है कि जब एक दूसरे जगह जाते हैं हर्ड्स में अपने एनिमल्स के साथ फॉर फूड्स एंड वाटर के लिए, इसी को नोमैडिक हर्डिंग बोलते हैं। नाउ कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है कि देखिए, एक हमने पढ़ा था सबसिस्टेंस, उसमें क्या था कि सब कुछ उसमें स्मॉल प्लॉट पे और स्मॉल लैंड पे होता था। अब कमर्शियल जो है ना वो लॉन्ग मतलब बड़े लार्ज एरिया पे होता है। तो इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड, यानी एक प्लॉट है सपोज ये, इसमें क्या है कि जो क्रॉप्स हैं वो ग्रोन होंगे और जो एनिमल्स हैं वो रियरिंग करेंगे इसकी, ठीक है। एनिमल्स रियर्ड और क्रॉप्स जो हैं वो ग्रोन होते हैं, और फिर जो क्रॉप्स हैं ये मार्केट में जाते हैं सेल के लिए। अब ये जो एरिया जहाँ पे ये होता है वो बहुत बड़े एरिया पे होता है, लार्ज स्केल पे होता है। जैसे कि जो सब्सिस्टेंस था वो स्मॉल स्केल पे होता था, है ना, पर जो कमर्शियल है वो हमारा लार्ज स्केल पे होता है। और क्या होता है कि जो सारा वर्क है वो मशीन्स के द्वारा किया जाता है, सारा वर्क जो है मशीन्स के थ्रू किया जाता है। और जो कमर्शियल फार्मिंग है हमारी वो इंक्लूड क्या करती है, ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग और प्लांटेशन फार्मिंग, ठीक है। ओके,
अब प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है, एक बार मैं वो बता देती हूँ। प्लांटेशन एग्रीकल्चर वो होता है जब एक टाइप का क्रॉप ही, जैसे हमारा ये प्लॉट है तो हम क्या कर सकते हैं, इस रो में हमने जैसे पोटैटो ग्रो कर लिए, इधर हमने ओनियन ग्रो कर लिया और इधर टमाटो। पर प्लांटेशन फार्मिंग हमारा क्या होता है कि जब पूरे फील्ड में, इस पूरे फील्ड में जब सिर्फ पोटैटो ही ग्रो होंगे तो उसको बोलते हैं हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर, जो एक टाइप का क्रॉप ही ग्रो होता है, ठीक है। अब कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग जो है वो ग्रो होती है कमर्शियल पर्पस से, जैसे कि वीट है, मेज़ है, ये हमारे कमर्शियल हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड यूज़ होते हैं, तो सब कुछ चाहिए और वो भी ग्रेट डिमांड है इसकी, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया में कुछ ज़्यादा ही है। एंड ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पे लार्ज फार्म्स हैं जहाँ पे 100 ऑफ की लैंड है और यहाँ पे ना सिंगल क्रॉप जो है वो भी ग्रो होता है, यानी प्लांटेशन क्रॉपिंग जो मैंने आपको बताया, प्लांटेशन एग्रीकल्चर वो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो मिक्स फार्मिंग की, कि मिक्स फार्मिंग क्या होता है। मिक्स फार्मिंग होता है कि जब भी लैंड जो है वो यूज़ हो रही है ग्रोइंग फूड, फॉडर क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक, यानी अगर अपने खाने के लिए सिर्फ हम क्रॉप्स नहीं, नॉर्मल जो फूड हम खा सकते हैं लाइक वीट वगैरह, इन सब पे जो मैंने बताया ना, एक प्लॉट है जिस पे इधर पोटैटोज़, ओनियन और टमाटो सब ग्रोन हो रहा है, उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। और जब एक टाइप का ग्रोन होता है तो उसे बोलते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ठीक है ना। प्लांटेशन तो मैंने आपको बता ही दिया, एक बार और देख लेते हैं कि देखिए इस कमर्शियल टाइप की फार्मिंग है जिसमें सिंगल क्रॉप लाइक टी, कॉफ़ी, शुगर केन जो है वो ग्रो होता है और लार्ज अमाउंट में लेबर चाहिए। क्यों? क्योंकि एक क्रॉप को ग्रो करने में बहुत सारा टाइम लगता है, तो इसलिए ज़्यादा लोग चाहिए ताकि जल्दी हो। कैपिटल भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर है। कैपिटल से मतलब क्या है यहाँ पे, मनी, कि कितना आपको अब इन्वेस्टमेंट उसमें करना पड़ेगा, ठीक है। एंड जो प्रोड्यूसर्स हैं यहाँ पे वो प्रोसेस करते हैं सारा काम इसमें। एंड जो डेवलपमेंट है ट्रांसपोर्ट का, नेटवर्क का, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक जगह से दूसरी जगह पे भी ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ जैसे कि श्रीलंका है, टी जो है वो इंडिया और श्रीलंका की है, कॉफ़ी जो है वो ब्राज़ील की है और रबर जो है वो मलेशिया की कुछ फेमस जगहों पे जहाँ पे ये मिलती है हमें, ठीक है। E1 मार्क में आ सकता है। अब हम जानने वाले हैं कुछ मेजर क्रॉप्स के बारे में, यानी एक एक क्रॉप के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और यही आप क्लास 10 में भी पढ़ना, क्लास 10 में भी आप इसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेजर क्रॉप्स जो हैं, कुछ टाइप के क्रॉप्स हैं जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो हम जान लेते हैं। सबसे पहले हमारा है कि हम पढ़ने वाले हैं राइस के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? राइस। तो जो हमारा राइस है ना वो एक टाइप का मेजर फूड क्रॉप है। मेजर मतलब कि बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा खाया जाने वाला सबसे मेजर फूड क्रॉप है और ये स्टेपल डाइट है। स्टेपल डाइट मतलब कि इसे एज अ डाइट में भी यूज़ किया जाता है एंड ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में यूज़ किया जाता है एज अ स्टेपल डाइट, ठीक है। ओके, इसको ना बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर। अप्रॉक्सली अगर मैं बताऊँ तो 100 सेंटीमीटर की तो इसे रेनफॉल चाहिए होती है, रेनफॉल भी चाहिए होती है ना, तो 100 सेंटीमीटर का जो टेम्परेचर चाहिए होता है इसको, वो होता है 27 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्सली मैं बता रही हूँ, आई एम नॉट श्योर, ओके। तो अभी तक हम इसको ना, जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, उनको ऐसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके लिख लीजिए। लाइक फर्स्ट में क्या लिखे, मेजर फूड क्रॉप है। सेकेंड में क्या लिख लेंगे कि स्टेपल डाइट है। थर्ड में आप क्या लिखेंगे कि इसे हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए और रेनफॉल। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल, ठीक है। इसको ऐसे लिख लीजिए ताकि एग्जाम्स में आपको पॉइंट्स में लिखना होगा SST में, तो वो ईजी रहता है। और आप SST में क्या है, उसको पॉइंट्स में ही लिख सकते हैं, वैसे नहीं लिख सकते ऐसे पूरे क्वेश्चन और आंसर को पैराग्राफ में आप लिख रहे हैं, नहीं, वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट्स में करिएगा, वो बेटर रहेगा। तो 3 पॉइंट्स हो गए। अब 4th पॉइंट क्या है कि ये जो है बेस्ट होती है ग्रो ऑन एलुवियल सॉइल और क्ले सॉइल। बहुत टाइप की सॉइल होती है, उसमें एलुवियल और क्ले सॉइल जो है वो बेस्ट है। और ये क्या करता है, वाटर को रिटेन कर लेता है। वाटर को रिटेन मतलब मोस्टली वाटर, जैसे राइस को हमें जब डालना होता है, हम पकाते हैं तो पहले उसे वाटर में डाल के रखते हैं ताकि वो सोख के एकदम खा सकने लायक हो जाए, तो वो रिटेन कर लेता है, यानी एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को। और जो चाइना है, आप जानते होंगे कि चाइना जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा राइस खाया जाता है। तो जो फर्स्ट जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है उसमें जो राइस में जो सबसे आगे है खाने में, वो हमारा चाइना है।
चाइना इज़ ऑन टॉप रिलेटेड टू राइस। आपको पता ही होगा कि राइस तो वहाँ पे रोज़ खाए ही जाते हैं चाइना में, है ना। और उसके बाद जहाँ खाए जाते हैं सेकंड नंबर पे वो इंडिया, देन जापान, देन श्रीलंका और इजिप्ट। इंडिया में सबसे ज़्यादा मैं बात करूँ तो जो साउथ का रीजन है ना इंडिया में, लाइक केरला हो गया और भी बहुत सारे, वहाँ पे जैसे केरला है तो वहाँ पे तो रोज़ खाया जाता है राइस, जैसे चाइना में खाया जाता है, ठीक है। तो ये तो है ये राइस के बारे में 5 पॉइंट्स हो गए राइस के बारे में, ठीक है। 5 पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखना है। और चाइना जो है वो टॉप है, और सेकंड पे इंडिया, और थर्ड पे जापान, इंडिया सेकंड पे। तो ये आपको याद रखने होंगे कि कौन टॉप है, कौन सेकंड और थर्ड पे है। बस 3 याद रखिए एक से रिलेटेड, ठीक है। नाउ ये तो बात हो गई हमारी राइस की। अब हम ज़रा बात कर लेते हैं वीट की। वीट जो है उसको, उसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि उसको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है। मॉडरेट टेम्परेचर और रेनफॉल चाहिए होता है एकदम मीडियम में, यार मॉडरेट मतलब मीडियम, ठीक है। एंड इसको ब्राइट सनशाइन चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या है कि इसे ब्राइट सनशाइन चाहिए, एकदम ज़्यादा ही सनशाइन चाहिए जब हार्वेस्टिंग हो रही होती है। एंड थर्ड पॉइंट आप क्या ले सकते हैं कि लोमी सॉइल पे ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि कहाँ कहाँ पे होता है, यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगहों में ये होता है, ठीक है। 4 पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट में आप क्या लिख सकते हैं कि अगर इंडिया में ये ग्रोन होता है, वीट होता है ना मोस्टली, तो कब ग्रोन होता है, ओनली इन विंटर्स, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर में ना एक खारिफ और रैबी क्रॉप भी आ सकता है, आपके बुक में नहीं दे रखा है, बट आपको इनकी डेफिनेशंस ज़रूर याद करनी है, इनका डिफरेंस बिटवीन ज़रूर याद करना है, क्योंकि ये इस चैप्टर से कुछ और क्वेश्चन उठ के आए या ना आए, ये ज़रूर आएगा, भले ही आपकी बुक में हो या ना हो। राबी और खारिफ का डिफरेंस ज़रूर याद करना है, 5 नंबर में आता है, 5 मार्क्स का, ये तो पक्का ही आएगा, भले ही जो मैंने आपको और क्वेश्चंस बताए हैं ये आए या ना आए, पर ये तो आएगा, ठीक है। ओके, ना मिलेट्स का अगर हम देखें तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इसको हम कोर्स ग्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर्स ग्रेन, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड क्या है कि ये, सेकेंड क्या है कि लेस फर्टाइल है और सैंडी सॉइल इसको चाहिए होती है, लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल, ठीक है। थर्ड क्या है कि ये हार्डी क्रॉप है, मतलब कि इसको कम रेनफॉल चाहिए और टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, टेम्परेचर एकदम ज़्यादा भी नहीं, मतलब मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। और एक सेकेंड, ओके, और क्या है कि इसको एकदम लाइक ये क्या क्या ग्रो करता है, 3 टाइप के मिलेट्स होते हैं। एक सेकेंड मैं इसको लिख देती हूँ। हाँ जी, तो जो हमारा मिलेट्स है वो हमारा 3 टाइप का होता है, एक होता है जोवर, एक होता है बाजरा और एक रागी, ठीक है। जोवर, बाजरा और रागी, ये तीनों ही इंडिया में ग्रोन होते हैं और जगह जगह पे अलग डिफरेंट कंट्रीज़ में ग्रोन होते हैं, हमारे इंडिया में ही मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, लाइक नाइजीरिया, चाइना, नाइगर, ये कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पे मोस्ट ज़्यादा ही ग्रो होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेज़ की। तो जो मैं आपको ये बता रही हूँ ना कि स्पेसिफिक के बारे में, तो उनको आपको 5 पॉइंट कम से कम पता होना चाहिए, एग्जाम से 1 मार्क आ सकता है, ठीक है। पर खारिफ और राबी का तो डिफरेंस बिटवीन 5 नंबर में आएगा ही आएगा, ठीक है। ओके, मेज़ जो है उसको एकदम मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए और मॉडरेट रेनफॉल, ठीक है। एंड क्या है, इसको बहुत सारी सनशाइन चाहिए, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन। और इसको क्या चाहिए, इट नीड्स वेल ड्रेन्ड वेल फर्टाइल सॉइल, मतलब कि एकदम वेल ड्रेन, एकदम सूखी हुई फर्टाइल सॉइल चाहिए होती है। और जो मेज़ है हमारा मोस्टली ग्रो होता है नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको में, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें कॉटन की, तो जो कॉटन है हमारा वो आपको पता है कि वो एकदम हाई टेम्परेचर चाहिए और लाइट रेनफॉल, टेम्परेचर ज़्यादा रेनफॉल कम, ठीक है। एंड 210 मोस्ट फ्री डेज जो है ये रह सकता है, उसको भी ब्राइट सनशाइन चाहिए। ब्राइट सनशाइन और किसको चाहिए थी, बात कीजिए वीट, कॉफ़ी और कॉटन, दोनों को कैसी चाहिए सनशाइन, ब्राइट, ठीक है। और क्या कि ये ग्रो होता है ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल पे। आप ये सोचिए कि इंडिया में ब्लैक सॉइल कहाँ है, इंडिया में ब्लैक है गुजरात और महाराष्ट्र, ओके। तो
अब बात करें और कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट, ये सब कुछ लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। तो आपको इनके बारे में नाम पता होना चाहिए, आ सकता है एग्जाम्स में, मैचिंग में, कैसे में भी, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जूट की। तो जो हमारा जूट है उसको हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं बाद में पता चलेगा, बस इतना है, गोल्डन फाइबर कहते हैं। और ये एलुवियल सॉइल पे ग्रो होता है। इसको हाई टेम्परेचर और बहुत ही ज़्यादा हैवी रेनफॉल चाहिए होती है। ठीक है, एंड इसको हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल चाहिए एंड ह्यूमिड क्लाइमेट भी चाहिए। और क्या चाहिए, जैसे कि ट्रॉपिकल एरियाज़ में ग्रो होता है। ठीक है, और एग्जांपल्स क्या है, इंडिया और बांग्लादेश, बस ये दो ही हैं, इंडिया एंड बांग्लादेश, ये दोनों आपको याद रखना है, ये आ सकते हैं। ठीक है, देन अगर हम बात करें कॉफ़ी और टी की, तो सबसे पहले कॉफ़ी कर लेते हैं। कॉफ़ी जो है उसको एकदम गर्म और गीला यानी वेट क्लाइमेट चाहिए होता है, और वेल ड्रेन लॉमी सॉइल, एक लॉमी सॉइल भी होती है, वो भी ग्रोन होती, उस पर भी ग्रोन होते हैं। तो कॉटन से वो कॉफ़ी उस पर ही ग्रोन होती है। एंड ब्राज़ील जो है वो इसका सबसे ज़्यादा वो करता है, एक्सपोर्ट करता है कॉफ़ी को। एंड फिर हमारे आता है कोलंबिया और इंडिया, सेकंड पे है कोलंबिया और थर्ड पे है इंडिया कॉफ़ी के लिए। ठीक है, ब्राज़ील इज़ ऑन द टॉप फर्स्ट। नाउ टी के बारे में बात करें तो ये बेवरेज क्रॉप है जो कि ग्रोन होता है ऑन द प्लांटेशन के। एंड इसको एकदम कूल क्लाइमेट, इसको याद कीजिए, इसको वेट और इसको कूल क्लाइमेट। ठीक है, और इसको हाई रेनफॉल चाहिए, हाई रेनफॉल एकदम। ठीक है, और ये टेंडर लीव्स पे ग्रो होता है। किस टाइप की लीव्स पे, टेंडर लीव्स पे। ठीक है, और क्या है, इसको भी लोमी सॉइल चाहिए जैसे कॉफ़ी को चाहिए थी। इसमें ना लेबर बहुत चाहिए, क्यों, क्योंकि टी की डिमांड ज़्यादा है। अगर डिमांड ज़्यादा है तो सामान ज़्यादा चाहिए, तो फिर इसलिए लेबर ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। ठीक है, इसका जो इसमें ना टॉप पे है केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका, ये सब बेस्ट क्वालिटी देते हैं। मतलब सबसे बढ़िया क्वालिटी कौन देता है, ये 4 हैं जो बेस्ट क्वालिटी देते हैं। और सबसे बात करूँ तो मैं चाइना की, तो उन्होंने ही नाम रखा था टी का चाय। जो चाय है नाम वो इन्होंने ही रखा था, चाइना ने, चीज़ चाइना से चाय इन्होंने ही रखा था। और चाय जो टी है वो भी यहीं पे डिस्कवर हुई थी, इंडिया में नहीं हुई थी। ठीक, तो ये जो टॉपिक है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इसको देखते हैं अब हम। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्या होता है कि जब भी तो दोस्तों जो ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, इसका मतलब क्या है कि जो एफ़र्ट्स यानी जो मेहनत यानी जो एफ़र्ट लगाए जाते हैं अपने फार्म को इंक्रीज़, यानी जो प्रोडक्शन है यानी जो हमें इन बैक में मिल रहा है उसको इंक्रीज़ करने के लिए जो एफ़र्ट्स लगाए जाते हैं। और जो ग्रोइंग डिमांड है यानी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फिर डिमांड भी बढ़ेगी, है ना। अगर डिमांड पॉपुलेशन दोनों बढ़ रहे हैं तो उसके लिए हमें काम ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी तो ज़्यादा हम प्रोडक्शन कर पाएंगे। ज़्यादा प्रोडक्शन तो ज़्यादा एफ़र्ट्स, और ज़्यादा एफ़र्ट्स के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा एफ़र्ट्स के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए इसी को एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कहते हैं। यानी कि जब सब जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रही है, यानी एग्रीकल्चर में थोड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, तो हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा फार्म प्रोडक्शन को भी। फैसिलिटीज़ थोड़ी चेंज करनी पड़ेंगी ताकि जल्दी जल्दी काम हो। फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने पड़ेंगे ताकि कोई ख़राब ना हो जाए, नहीं तो फिर ख़राब हो गए तो फिर थोड़ी कमी आ जाएगी उसमें, है ना, का सामान कम पड़ जाएगा। तो इसी को कहते हैं। और फूड सिक्योरिटी करनी पड़ेगी, कहीं फूड एक भी ख़राब ना हो जाए। ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। और एग्रीकल्चर जो है वो डेवलप्ड हो गया बहुत जगहों पे, जो वर्ल्ड है उसके डिफरेंट पार्ट्स में डेवलप हो गया। और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं विद लार्ज पॉपुलेशन, वो यूजुअली क्या करती हैं, इंटेंसिव एग्रीकल्चर करती हैं। वो इंटेंसिव एग्रीकल्चर क्या है, जो स्मॉल उस पे होता है, स्मॉल फार्म पे हमने पढ़ा था। ठीक है, वहाँ पे होती है। एंड जो लार्जर होल्डिंग्स मोर सुटेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर, यानी जहाँ पे बड़ी जगहों पे किया जाता है, बड़े फार्म्स पे किया जाता है, वो कमर्शियल फार्मिंग होती है। एंड जैसे कि इससे एग्जांपल अगर हम ले तो वो यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ ही गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक पे बोलते हैं अ फार्म इन इंडिया। अब टॉपिक हमारा जो है अ फार्म इन इंडिया, उसमें क्या है, तो हम किसी जगह के बारे में बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली इसमें। तो एक स्मॉल विलेज है अलीदाबाद, गाज़ियापुर डिस्ट्रिक्ट में, यूपी के। ठीक है, तो वहाँ पे एक मुन्ना लाल है जो कि एक स्मॉल फार्मर था उस विलेज में। और उसकी जो फार्म लैंड है ना, वो कितना का है, वो 1.5 हेक्टेयर्स का है। ठीक है, तो उसकी जो
हाउस है वो एक मेन विलेज में है, और वहाँ पे वो क्या करता है, वो ना हाई यील्डिंग वेराइटीज़ खरीदता है, मतलब हाई यील्डिंग वेराइटीज़ के सीड्स लेते हैं मार्केट से, हर एक साल में बहुत सारे सीड्स खरीदता है। फिर क्या हुआ कि जो लैंड है ना वो फर्टाइल हो गई, यानी उसकी जो लैंड है वो फर्टाइल है, तो वो क्या करता है अपनी क्रॉप्स पे, वो जो उसकी लैंड है उस पर वो सीड्स लेता है, तो उससे क्रॉप्स जो है वो ग्रो होता है, तो वो एटलीस्ट 2 क्रॉप्स एक ईयर में ग्रो करता है। 2 क्रॉप्स यानी या तो पोटैटो या टमाटो, ऐसे 2 तरीके कोई भी ग्रो करता है अपनी फार्म पे। और फिर जो है जैसे कि एग्जांपल उसने क्या लिया है कि वीट राइस हो गया या फिर पल्सेस कोई भी, और जो फार्मर है वो एडवाइस देता है अपने फ्रेंड्स और एल्डर्स को भी कि गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स के रिगार्डिंग फार्मिंग प्रैक्टिस करो। गवर्नमेंट एग्रीकल्चर फार्मिंग ऑफिसर्स के थ्रू क्यों, क्योंकि उसमें क्या आपको वो गवर्नमेंट का काम है, तो फिर वो आपको थोड़ा पैसा देगी, है ना। उसमें क्या कर सकते हैं कि जो ट्रैक्टर है हम उसको रेंट पे ले सकते हैं प्लगिंग करने के लिए फील्ड को, ठीक है, तो उसमें थोड़ी हेल्प मिल जाती है अगर हम गवर्नमेंट उससे करें तो एग्रीकल्चर ऑफिसर्स के द्वारा, ठीक है। तो मुन्ना लाल, अभी हम ये कहाँ देख रहे थे, फार्म इन इंडिया में, कि वहाँ पे किस किस तरीके से फार्मिंग के लिए कौन कौन कैसे हेल्प कर सके, ठीक है। तो मुन्ना लाल जो है, अब वो क्या, उसके पास 2 बफेलोज और 2 बफेलोज और कुछ हेंस हैं, तो वो क्या करता है मिल्क बेचते हैं। कहाँ पे बेचते हैं, द कोऑपरेटिव स्टोर में, जो कि नियर बाय उसके टाउन के पास ही है। तो उसका ना एक मेंबर है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, जो कि उसको एडवाइस करता रहता है कि जो सेफ्टी मेजर्स हैं हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए वो यूज़ करो। तो जितने भी मेंबर्स हैं उसकी फैमिली में, वो क्या करते हैं कि समटाइम्स वो क्या करते हैं, कुछ क्रेडिट ले फ्रॉम अ बैंक, यानी वो क्रेडिट ले लेता है बैंक से, और या फिर एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी से क्या ले लेते, थोड़ा क्रेडिट यानी लोन वगैरह ले लेते हैं, ताकि वो HYV सीड्स और इम्प्लीमेंट्स को ख़रीद सके, है ना। क्योंकि अगर वो सीड्स नहीं खरीदेगा तो फिर वो क्रॉप नहीं ग्रो कर पाएगा, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो खरीदता है और प्रोड्यूस करता है मंडी में जहाँ पे पूरा मार्केट लगता है, तो वहाँ पे, ठीक है। तो जो मेजॉरिटी है ना फार्मर्स की वहाँ पे बहुत कम है, मतलब ज़्यादा भी है, डू नॉट हैव लैक स्टोरेज फैसिलिटीज़, मतलब उनके पास लैक स्टोरेज नहीं है, मतलब कि अगर वो ज़्यादा फार्मिंग करते हैं, उनके पास ज़्यादा क्रॉप हो जाते हैं, तो फिर उसको वो स्टोर करने के लिए उनके पास जगह नहीं बचती है, ठीक है। तो दे फोर्स टू सेल द प्रोडक्ट्स इवन व्हेन द मार्केट इज़ नॉट फेवरेबल देन। तो इनको क्या है, ये फोर्स्ड है, यानी इनको जोर लगाया जा रहा है कि तुम सेल करो भले ही मार्केट में उसकी डिमांड है या नहीं है। तो गवर्नमेंट जो है उसने कुछ स्टेप्स लिए हैं फिर किसके लिए, स्टोरेज फैसिलिटीज़ के लिए, ताकि अगर उनके पास कमी मतलब वो ज़्यादा बन जाए तो वो स्टोर कर सके, उनको उसको फेंकना या कुछ वैसा वेस्ट ना करना पड़े, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हमने करी इंडिया की। अब जरा हम USA में देख रहे थे कि वहाँ पे किस तरीके से फार्म किया जाता है। तो ना जो एवरेज साइज़ है फार्म का इन USA में, वो बहुत ज़्यादा है देन द इंडियन फार्म, यानी इंडिया में अगर फार्म इतना है ना, तो USA में इसका भी डबल होगा एक फार्म, ठीक है, लाइक 250 हेक्टेयर्स, और वहाँ पे कितना था 1.5 हेक्टेयर। आप सोच लीजिए कहाँ 1.5 और कहाँ 250 हेक्टेयर्स, है ना। तो वहाँ पे 1 हेक्टेयर, वो एक ही फील्ड इतना है। तो जो फार्मर है वहाँ के जनरली क्या करते हैं, रिसाइड्स इन द फार्म एंड कुछ मेजर क्रॉप्स ग्रो करते हैं, लाइक कॉर्न, सोयाबीन, वीट, कॉटन, शुगर, ब्रीट, ये सब ग्रो करते हैं। और वहाँ पे एक जॉय हॉर्न जो है वो वहाँ का एक फार्मर है, जो कि मिड वेस्ट USA में रहता है, और वहाँ पे जो लोअर स्टेट है उसके वहाँ पे उसने 300 हेक्टेयर की लैंड ले रखी है। उस पर वो क्या करता है, जो कॉर्न्स होता है ना वो ग्रो करता है, ठीक है। तो एडिक्वेट मेजर्स, अब उसको ना कुछ मेजर्स लेने पड़ते हैं ताकि अच्छे से क्रॉप जो है उसका जो कॉर्न है वो ग्रो हो। तो वो क्या करता है, वो कंट्रोल करता है पेस्ट को, डैमेज नहीं होने देता है, यानी पेस्ट को कंट्रोल करना, यानी पेस्ट कौन होते हैं, जो कि कीड़े मकोड़े इस टाइप के लग जाता है, तो उनको कंट्रोल करता है ताकि जो उसका क्रॉप है वो डैमेज ना हो जाए। और टाइम टू टाइम वो क्या करता है, उनको बेचते रहते हैं। सॉइल के जो सैम्पल्स हैं वो चेक करता रहता है लेबोरेटरी में जाके कि सॉइल में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, सॉइल ख़राब तो नहीं हुई, है ना, ये सब। फिर जो रिज़ल्ट्स हैं हेल्प जो है हॉर्न टू, वो क्या करते हैं कुछ फर्टिलाइज़र वगैरह भी, मतलब ये सारा ना मशीन्स और लेबोरेटरी इन वगैरह से रिलेटेड काम करते हैं USA में, ठीक। और इंडिया में क्या है, बस ऐसे ही हम चेक कर देते हैं, ठीक है, ओके। नाउ और क्या है कि एंड पेस्टिसाइड्स वेयर दे आर रिक्वायर्ड यूजेज, जहाँ पे रिक्वायर होता है बस वहीं पे ये ट्रैक्टर्स, सीड्स, ड्रिल्स और लेवलर जो है कंबाइन हार्वेस्टर यूज़ करते हैं। और ग्रेन्स जो है ना, ये इनके स्टोर कहाँ पे होती है, एक ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज में, ठीक है। और जो फार्मर्स है ना USA के, वो बिजनेसमैन की तरह वर्क करते हैं, एक पीजेंट फार्मर की तरह नहीं, जो कि जैसे इंडिया में जैसे नॉर्मल फार्मर होता है उनकी तरह वो नहीं करता है, थोड़ा बिल्कुल बिजनेसमैन की तरह करता है, ठीक है।
तो गाइस हमारा चैप्टर यहाँ जो है फिनिश हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस चैप्टर पे चाहिए आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।